नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस पेपर को आपने अंत तक देख लिया तो बिल्कुल इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे और इस बार आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, आपका अपना चैनल है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। जितने भी प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे। विद्यार्थियों, आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाए उसके बाद में इस वीडियो में से कितने प्रश्न आए हैं वो भी आपको कमेंट करके लास्ट में बताना जरूर है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? यानी जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर स रहेगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक जो किताब है वो किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। ये कहाँ का था? तो ये स्कॉटलैंड का था। क्या था? राजनीतिक और दार्शनिक था, ठीक है ना। और इसने कब लिखी थी? 1817 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वर्ली विद्रोह या बस्तर विद्रोह? तो विद्यार्थियों, वो हुआ था महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह, ठीक है ना। महाराष्ट्र का आए तो आपको ध्यान रखना है वर्ली विद्रोह। कौन सा विद्रोह? वर्ली विद्रोह। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? वीरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, धनपत राय और देवदत्त? तो विवेकानंद का मूल नाम है वो नरेंद्रनाथ दत्त था, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। इनका जन्म है वो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। मैं साइड में भी फैक्ट आपको बताता रहूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन यहाँ से आपका बहुत कुछ सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इनमें से कौन सा संसाधन है जो कि मानव निर्मित यानी मानव ने बनाया है? झरने का जल, ये तो मानव निर्मित है नहीं क्योंकि ये प्राकृतिक है। अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, ये भी प्राकृतिक है। उष्णकटिबंधीय वन, ये भी प्राकृतिक हैं। जबकि कैंसर उपचार की औषधियाँ यानी कैंसर के उपचार की जो दवाइयाँ हैं वो मानव बनाता है। तो मानव बनाता है इसका मतलब क्या है? मानव निर्मित है। तो अपना ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कारक है जिनसे मृदा का निर्माण नहीं होता है? समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, इस्लाकृति? क्योंकि मृदा निर्माण में समय भी लगता है, जैव पदार्थ भी मिले होते हैं और इस्लाकृति भी निर्माण में सहायक होती है, लेकिन मृदा का गठन है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है। इस वीडियो पे मैं 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है? रूस, भारत, ब्राजील, चीन? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील है वो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। कौन सा? ब्राजील। किस पेय पदार्थ का? कॉफी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? यानी धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? तो राज्य को अपने धर्म से, राज्य द्वारा चुने हुए धर्म से, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से और धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म से। तो इसमें सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता। धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। ये आपके लघुतरात्मक में भी प्रश्न बन के आ सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? 50, 65, 100 या असंख्य? तो प्राचीन भारत में स्थानीय कानूनों की कोई गिनती नहीं कर सकते थे, इतने असंख्य थे। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, असंख्य। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर होगा जो गरीब है उनको वकील है वो सरकार है वो मुहैया कराती है, यानी उनको उपलब्ध करवाती हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? तो अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, 60, 50, 60 से कम या 60 से ज़्यादा। तो इसमें आपको क्या बताना है? 60 से ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी हुरडा सम्मेलन है ये राजस्थान के हुरडा नामक स्थान जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, यहाँ पर 17 जुलाई 1734 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और ये हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुरडा नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में। और इसमें राजपूत राजाओं का ये सम्मेलन था और मराठाओं की जो बढ़ती शक्ति है उनको कम करने के लिए या फिर उनका मुकाबला करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया था। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? नसीराबाद से। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। आपको ध्यान रखना है, नसीराबाद है ये राजस्थान के अजमेर जिले में पड़ता है और यहाँ पे 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी। देश में तो 10 मई को हुई थी, लेकिन राजस्थान में आते आते 28 मई हो गई थी और उस दौरान ये क्रांति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस भौतिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है जिसका नाम है थार डेजर्ट, यानी थार मरुस्थल। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। जैसलमेर में तो केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर स, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। और फिर उसके बाद में अंतिम आपका अवसद का प्रश्न है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो ये संविधान के 74वें संशोधन में, 73वें संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो खाली जगह को भरना है, बिल्कुल इजी है ये। जैसे कि असम के आदिवासी चाय के बागानों में काम करने के लिए जाने लगे, तो यहाँ पे चाय के बागान, देखो कोयला खदान और चाय बागान दोनों हैं, तो दोनों में से आपको चाय बागान भरना है। फिर उसके बाद में अगला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य आपको भरना है। फिर उसके बाद में तीसरा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश या फिर राज्य? तो यहाँ पे राज्य हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सरकार कानून की दृष्टि से राज्य ही है, देश नहीं माना जाता है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे देश मत भरना आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून से लागू हुआ। तो ये कानून है ये 2006 से लागू हुआ। कब से हुआ? 2006 से, ठीक है ना। ये पारित हैं, वो कानून बन तो गया था 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। कितने? 17 लक्ष्य। यहाँ पे देखो 17 और 19 दो दे रखे हैं, दोनों में से सही आंसर क्या होगा? 17। विद्यार्थियों प्रश्न बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप मेरे लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। हाड़ौती आपको पता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले हैं, इनको हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें से जो कमलेश्वर महादेव का मंदिर है ये बूंदी में है। और अगला है, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुलम उगते हैं। तो यहाँ पे शुष्क भरना है। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में तीसरा है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों के आगे सही और गलत का निशान लगाना है। जैसे कि पहला है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार किया। बिल्कुल सही बात है, ये 1859 में। और फिर उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया।
तो इसमें ये गलत है, क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये 1929 में पारित किया गया था, जबकि यहाँ पे 1829 बताया गया, ये गलत है। फिर उसके बाद में अगला है तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए कतार में वृक्ष लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, ये सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, वफादारी की, हम देश के प्रति वफादार रहेंगे, इस तरह की जो प्रतिज्ञा है वो लेते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, स्कूलों में। और अंतिम है कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है, ये गलत है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में रहेगा, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं, बिल्कुल सही बात है। और कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था, ये गलत है, क्योंकि कोटा में क्रांति का जो संचालन है वो किया था लाला जयदयाल ने, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। और विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश वो चिल्ली है। और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, डबोक उदयपुर में है। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए चट्टान बांध बनाए जाते हैं। और खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार नियुक्त किया जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल को बोला कि आप भारत का मैप बनाओ, यानी भारत का नक्शा बनाओ, तो जेम्स रेनेल को, ठीक है ना, इसमें आपको सही क्या करना है, जेम्स रेनेल को। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था। तो इसमें मद्रास का जो गवर्नर है वो सर थॉमस मुनरो था, ठीक है ना, सर थॉमस मुनरो था। कब था, 1819 से लेकर 1826। मद्रास, जिसको वर्तमान में अपन चेन्नई कहते हैं, इसका पहले नाम क्या था, मद्रास था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। जिससे हम संसाधन जो उपयोग में करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी जिसका अपन सीधा उपयोग करते हैं, प्रकृति से लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे कि पत्थर है, तो पत्थर प्रकृति में अपने आप मिलता है, तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन। लकड़ी प्रकृति में अपने आप मिलती है, तो ये क्या, प्राकृतिक संसाधन। जल प्रकृति में अपने आप मिलता है, अपन डायरेक्ट उपयोग करते हैं, तो ये क्या, प्राकृतिक संसाधन। हवा प्रकृति में अपने आप मिलती है, तो ये क्या, प्राकृतिक संसाधन। तो ये आपको समझना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए, यानी जल को बचाने के 2 उपाय लिख रहे हैं, तो क्या लिखोगे, पहला, बर्तन धोने के लिए नल के स्थान पर टब का प्रयोग करेंगे, यानी बाल्टी का उपयोग करेंगे। अपन क्या करते हैं, खुले नल छोड़ देते हैं और उससे पानी का बर्तन धोते हैं, तो उससे पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता है। दूसरा क्या लिखोगे, शावर की जगह बाल्टी से स्नान करना, यानी अपने जो बाथरूम वगैरह है उसमें स्नानागार में जो शावर लगे होते हैं उसकी जगह पे बाल्टी का उपयोग करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो संसद की होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे, कोई 3 कारण लिखने हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी की को छूट दिए जाने से इनकार कर दिया था। और बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की मांग की थी। और तीसरा था, बंगाल के नवाबों ने कंपनी पर स्थानीय कर नहीं चुकाने तथा अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया था। फिर इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली, कोई 3 नीतियां आपको बतानी हैं। तो किस तरह से बदली थी, जैसे कि ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक कानून पास करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुझान पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन स्थापित कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो रही है। फिर उसके बाद में अगला है, भारतीय शासक को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी रियासतों को शासन चलाने की छूट दी गई थी। और तीसरा था, भूस्वामियों और जमींदारों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी नियम बनाए गए थे। अब अगला प्रश्न है, संसाधन क्या है। प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। यानी जो वस्तु जिनका उपयोग अपन मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकता के पूरा करने के लिए करते हैं, तो वो क्या है, अपने लिए संसाधन है। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी आवश्यकता के लिए क्या है,
किताब है तो किताब आपके लिए संसाधन, कॉपी आपके लिए संसाधन, बिस्तर आपके लिए संसाधन, बर्तन आपके लिए संसाधन, कपड़े आपके लिए संसाधन, जूते आपके लिए संसाधन। जिन जिन वस्तुओं का अपन उपयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। अगला प्रश्न है बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए, यानी बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर लिखना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से बनाया जाता है, जैसे देखिए इस तरह से टैंक बनाना है, ऊपर इस तरह से ये लगाना है और यहाँ से अंदर डाला जाता है, यहाँ से उर्वरक खाद मृदा वगैरह, इस तरह से आपको बायोगैस का चित्र बनाना है। फिर उसके बाद में 14वां है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, देश के सभी वयस्क नागरिक 18 वर्ष या उनसे ज़्यादा जिनकी उम्र हो, मत देना यानी वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो या फिर किसी भी लिंग का हो, सभी को मत देने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा न्यायपालिका अनेक प्रकार से अपनी भूमिका निर्वाह करती है। न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना आदि होता है। न्यायपालिका की भूमिका में क्या होता है, वो अनेक कार्य करता है। क्या करता है, जैसे कि कोई भी विवाद है तो उनका निपटारा करता है, मतलब कोई झगड़ा वगैरह उनका निपटारा करता है। न्यायिक समीक्षा करता है, यानी न्याय करने के लिए समीक्षा करता है। कानून की रक्षा करता है और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योगों के स्थलों को दर्शाना है। यानी राजस्थान के मैप में जो ये सूती वस्त्र उद्योग कहाँ-कहाँ पर है, ये इनको दर्शाना है। जैसे कि भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आपको पता है, इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। और ये भीलवाड़ा देखिए यहाँ पर है। उसी तरह से जयपुर, जयपुर यहाँ पे है, ये राजस्थान की राजधानी है। और ब्यावर है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरह से आपको राजस्थान के मैप में इनको भरना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। यानी साइबर सुरक्षा के उपाय हैं वो आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा का मतलब होता है अपने जो जितने भी सोशल मीडिया ऐप वगैरह है, अकाउंट वगैरह है, तो इनको किस तरह से सुरक्षित किया जाता है, इनके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप पहला क्या करोगे, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड हो जिनका अनुमान लगाना संभव ना हो, यानी ऐसे मजबूत पासवर्ड अपन को रखने हैं जिनका अनुमान कोई दूसरा लगा ही नहीं सकता है। अपने जो लॉक वगैरह होता है उनको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। दूसरा आप क्या बताओगे, सिस्टम को मेलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। यानी अपने जो कंप्यूटर वगैरह है इसमें अपन को क्या करना है, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उनका उपयोग करना है। और तीसरा आप क्या बताओगे, सतर्क रहें और अपनी पहचान तथा महत्वपूर्ण जानकारी है वो किसी को ना दे। इस तरह से आप साइबर सुरक्षा से बच सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उस समय पे नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। यानी नमक का उत्पादन है वो सरकार ही कर सकती थी, उनको सरकार ही बना सकती थी और उनका बेचना भी सरकार का ही काम होता था। जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि नमक नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये तो अपने देश की अमानत है, ये सभी की प्रथम आवश्यकता है और इसके ऊपर ही ये टैक्स लगा रहे हैं, पैसे दे के अपन को खरीदना पड़ रहा है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इनसे टैक्स वसूलना तो पाप है, क्योंकि नमक है वो भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है और सरकार के एकाधिकार को कम करने और स्वतंत्रता की व्यापक साह को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने का फैसला किया। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है कि विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, भारत के किसी कृषि फोरम की गतिविधियों का वर्णन करना है। तो ये बड़ा प्रश्न है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि, ये दो प्रकार की कृषि होती है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20वां कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से दो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताना है। और इसी में अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, निरंकुशता क्या है और संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए।
देखिए 2 अधिकार हैं, एक तो समानता का अधिकार, इनके बारे में बता सकते हैं। इसका आशय है कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं और इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी समानता का अधिकार है जिसमें सभी जाति के लोग देश की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से समान माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो या फिर किसी भी जन्म स्थान से संबंधित संबंध रखता हो, चाहे किसी भी रंग का हो, सभी को सम्मान रखा जाता है और किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा आप बता सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के साथ में संगठन बनाने तथा देश के किसी भी भाग में आने जाने और निवास करने का अधिकार दिया है। इन्हें अपन राजस्थान के हैं तो महाराष्ट्र, एमपी में जाके रह सकते हैं, एमपी के हैं तो पंजाब, हरियाणा, कहीं पे भी जाकर रह सकते हैं, क्योंकि अपने पास में ये अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर ये अधिकार नहीं होता तो दूसरे लोग अपन को उस इलाके में आने नहीं देते, लेकिन ये स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी कारण से तो अपन आ जा सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण मत्स्य संघ 17-18 मार्च 1948 को, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान, फिर उसके बाद में तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण वृद्ध राजस्थान, पांचवा चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान और छठा चरण है वो राजस्थान और सातवां चरण है वर्तमान राजस्थान। इस तरह से हुआ। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली रियासतें थी। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न आने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर मैंने व्याख्या सहित आपको बताया है और यहाँ से आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। इस बार आप एग्जाम में सबसे टॉप करके आएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिएगा। साथ ही आने वाले समय में आपके लिए 2-2 और मैं सेट अपलोड करूंगा, 2 से 3-3 सेट अभी और आएंगे और उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे दे रखा है सदस्यता लें या फिर सब्सक्राइब करें, उसके ऊपर क्लिक करो। ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे हम नहीं लेते हैं, बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को आपके फ्रेंड तक शेयर करना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे आपने कितने फ्रेंडों तक इस वीडियो को शेयर किया, जरूर आप कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो कौन से विषय का चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी तैयारी को यूं ही आगे जारी रखिएगा और परीक्षा में सबसे बेस्ट परिणाम लेकर आओ, यही आशा करते हैं। वंदे मातरम।